जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है पेट के लिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट होना है 15 और 16 अक्टूबर को, उसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। तीसरा टेस्ट है ये, फुल मॉक लेंथ, फुल लेंथ है ये मॉक। ठीक है, तो इसको आप हल कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत लाभ होगा। ठीक है, जो भी आपने अभी तक प्रश्न हल किए होंगे या नहीं भी हल किए हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, रिवीजन होगा आपका। ठीक है, आप इसको जस्ट एक बार सुनते जाइए वीडियो को, और आप उसको दिमाग में अपने बिठाते जाइए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि मतलब इन प्रश्नों के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें, जीएस, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें तैयार होती रहती हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो, करंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह सारी उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, या अन्य कुछ जानकारी होती है तो भी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए, जीएस और ये सब जो हिंदी विंदी है ना, ये सभी जगह मतलब काम आएगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटी के लिए है, ये कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो आप, किसी भी स्टेट की दे रहे हो, तो जीएस तो कॉमन ही रहता है लगभग, मोर और लेस। ठीक है, स्टेट का स्पेसिफिक छोड़ दिया जाए तो सब चीज़ हर जगह बराबर ही है। चलिए शुरू करते हैं ये तीसरा प्रैक्टिस सेट। देखिए, बिंदुसार ये मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पहला, और ये उसका पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है कि ये डायरेक्ट प्रश्न न पूछे जाएं, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस एक्सप्लेनेशन से आपको प्रश्न मिल जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। इनका जो समय था वो 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 273 ईस्वी पूर्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या किसका है ये? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का है ये पुस्तक, है धार्मिक पुस्तक। तो इसमें ये क्या है, इसमें तीन पिटक हैं। एक विनय पिटक है जो संघ से संबंधित नियम है तथा आचार्य की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों पिटक का नाम भी याद रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत हैं। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत हैं। और उसमें जो विनय पिटक है उसमें क्या है? विनय पिटक में आपके नियम कानून संबंधी हैं, जो धम्म के नियम कानून। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। पाल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ये गोपाल, मतलब यही, इसी ने जो है इसकी नींव रखी थी पाल वंश की, लगभग 750 ईस्वी में। ठीक, भारत पर शासन करने वाला पहला जो मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो गुलाम वंश था। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है गुलाम वंश ने ही शासन प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आगे, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर लोधी। लोधी सबसे लास्ट में होते हैं, जिनको ये हरा करके ये आता है ना, बाबर। बाबर आता है 1526 में, इब्राहिम लोधी को परास्त करता है और मुगल नींव डालता है। ठीक है, मुगल शासन की नींव डालता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछ लेगा आपसे कि सबसे पहले कौन आया था। तो ये मतलब सबसे पहले गुलाम हो गए, फिर खिलजी वंश हो गया, फिर आपका तुगलक हो गया, और फिर आपके लोधी। लोधीज मतलब बीच में सैयद है, फिर लोधी है। तो लोधी, आपको याद होगा कि इब्राहिम लोधी को हराने के बाद ही बाबर जो है अपना मुगल जो सल्तनत है, मुगल काल वहीं से शुरू होता है। ठीक है, चलिए। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद किस नाम से जाना जाता? तो वो अष्टप्रधान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये जो है आत्माराम पांडुरंग ने ये थी 1867 में। ठीक, और ये इनसे आचार्य केशव चंद्र सेन से मतलब बहुत ही उनसे उनसे प्रेरणा लेते थे ये उनके। तो ये 1867, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज। काकोरी षड्यंत्र जो है वो किस साल हुआ था? तो 1925 में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन किया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक।
वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत मतलब ट्रांसफ़र कर दी थी? तो आपको याद होगा जब 1857 का रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है 1857 की, उसके बाद ये नियम लेकर आया जाता है कि बेटर इंडिया एक्ट ऐसे करके आता है उसमें कि अच्छे शासन की शुरुआत करके, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस इन इंडिया एक्ट ऐसे करके है, उसका नाम याद रखिएगा, देखिएगा आपको कहीं मिल जाएगा वो। तो वो चीज़ इसको बोलते हैं, 1858 में आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब डायरेक्ट वो जो है क्राउन के शासन में मतलब हो गया, भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आ गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मतलब प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वो सी आर दास थे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है, ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है, आपको पता होगा कि जो जैव विविधता है वो ये इसका आंसर तो होगा साइलेंट वैली। ये साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है? केरल में। केरल में जो साइलेंट वैली है ये इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसका ये पार्ट है, मतलब उसमें आता है ये। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहने का मतलब ये है कि अलकनंदा एक मेन जो रिवर है उसमें भागीरथी भागीरथी आकर के मिलती है, ठीक है। तो ये आप इसका एक वो है मतलब वैसे तो बहुत सारी नदियाँ इसमें अलकनंदा में आके मिलती हैं और उनका जो है एक क्रम है, क्रम भी है, प्लस आप उसको शॉर्ट ट्रिक ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जैसे 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 अलकनंदा में क्या है, डीबी। अब यहाँ चूंकि अलकनंदा देवप्रयाग भागीरथी की बात कर रहा है, तो डी बी यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी ऐसे करके याद रखना है, ठीक है, डी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो ये अपना शुक्र है जो सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है वो कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो डोडा बेटा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर पे आती है डोडा बेटा। इसकी जो अनाईमुड़ी की जो हाइट है ये 2695 मीटर है, ठीक, 2695। और ये इसकी ये तो 2695 हो गई, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग है 2637 के आसपास है, ठीक है। तो ये ध्यान 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 रखिएगा इसको। हिंदू ग्रोथ रेट, ये शब्द किसने दिया था? हिंदू ग्रोथ रेट, तो ये अर्थशास्त्री राज कृष्णा ने, जो ये है ना राज कृष्णा, इन्होंने दिया था। और ये जीडीपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये वर्ड? अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड टू, तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका जीडीपी से यानी जो आपकी अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न है, ये मतलब शब्द है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है कि जैसे किसी कार्य में, अब कोई कार्य है उसको दो दो व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को करने में लगे हुए हैं 5 व्यक्ति। तो ये जो तीन तीन व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये क्या है? ये लगे तो हैं उसमें लेकिन वो उत्पादन उतना ही हो रहा है ना। मतलब दो, अगर 1 हेक्टेयर में या 2 हेक्टेयर में 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है, मान लो 1 कुंटल हो रहा है धान या गेहूँ, जो भी हो रहा है 1 कुंटल, ठीक है, या 1 टन हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब सपोज कीजिए। लेकिन अगर 5 लोग कर रहे हैं तो भी उतने हो रहा है। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वही जो है कहलाते हैं कि वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मतलब छिपी बेरोजगारी है। लगे तो हुए हैं लेकिन उनके लगने से वहाँ पे कोई मतलब एडिशनल फ़ायदा नहीं हो रहा है उसे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, एस स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड में अगर वैसे पूछा जाए तो विश्व में अगर पूछा जाए, यानी कि ये भारत अगर हटा दिया जाए तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, बोरलॉग।
ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये क्रांतियों से संबंधित वीडियोस मैंने ये रिवीजन वाला मेरा एक सीरीज़ है, ठीक है, उसमें आप देखिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना कर दिए हैं जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, विटामिन्स के नाम, उनसे होने वाले रोग, ये क्रांति वगैरह जितनी भी हैं, तो वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। आप देखिएगा उसमें, ठीक है, मैं उसकी आई जो ऊपर वाला लिंक है उसमें दे दूंगा इसको, ठीक है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो ये 6.4 है, ठीक है, जीडीपी का। 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें उसके द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित में वर्णित हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत में जो सब्जेक्ट विषय दिए हुए हैं वो किस संविधान अनुसूची में हैं, तो वो याद रखना। एक तो कितने विषय हैं वो ध्यान रखिएगा, 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में है 29 विषय। ये तो हो गया पंचायत से रिलेटेड। नगर पालिका से रिलेटेड 12वीं अनुसूची में है, ध्यान रखना आप। नगर पालिका से रिलेटेड 12वीं अनुसूची में है, और उसके कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब विषय हैं, तो वो 18। ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाती है, या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? तो इनमें से कुछ भी नहीं होता है। अगर वहाँ पे पारित नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, नहीं होता है तो, लेकिन ये इनमें से ये सब जो दिया हुआ है इनमें से वो सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पूछा है। तो देखिए, 35 वर्ष तो होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन मतलब अर्हता होनी चाहिए उसके पास, और नागरिक हो भारत का, ये भी होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं है कि मतलब ब्लैक एंड वाइट में कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक, कोई भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, भाग वाला भी मैंने बताया हुआ है चैप्टर, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। संविधान का भाग जो है 2 नागरिकता से है, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में ये डीपीएसपी है, सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, ये भाग 4 में ही एक पार्ट है ए इसी का, यानी भाग 4 का, उसमें है मूल कर्तव्य, ठीक है। कितने हैं? 11 हैं, याद रखना है। किस कब जोड़े गए ये? मूल संविधान में थे क्या? नहीं थे। ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। और कौन सी कमेटी? तो वो भी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे ये जोड़ा गया था। तो मूल जब जोड़ा गया था तब कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, लेकिन अभी कितने हैं? 11वां। तो 11वां कब जोड़ा गया था? ये 11वां जो है, आप बताइएगा कमेंट करके कि कब जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व का नियम से संबंधित है, यानी कि जो जिस अवस्था में जो वस्तु रखी हुई है वो उसी में रहना चाहती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो लिथियम में समान गुण पाए जाते हैं। दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है? कैसीन प्रोटीन, ठीक है। बेरी बेरी से कौन सा रोग होता है? तो ये विटामिन B1 से होता है, बेरी बेरी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक। इनके जो है केमिकल नाम भी याद रखिएगा, इनके जो रासायनिक नाम है ये भी पूछा जाता है। जैसे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। विटामिन B2 का क्या है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक, याद रखना। ए का क्या है? रेटिनॉल, उससे रतौंधी होता है। विटामिन B2 से क्या होता है? तो विटामिन B2 से किलोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है? किलोसिस। ये मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा इसमें, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज जो मेरा है उसमें करीब 30 या 29 वीडियो हैं, और बहुत बड़े वीडियोज़ नहीं हैं कि बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ हैं, 5 से 7 मिनट, कोई कोई है जो 8 या 10 मिनट है। बाकी आप उसको देखेंगे तो मतलब अगर 1.25 में देख देख स्पीड करके देखेंगे तो आपको मतलब 2-3 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन आपके जो टॉपिक तैयार होंगे वो बहुत सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना आप। इसमें जैसे विटामिन ई है तो विटामिन ई से ई का जो वो नाम है, केमिकल नेम, वो क्या है? रासायनिक नाम इसका क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरॉल है। विटामिन B12, और इससे जो विटामिन ई से क्या कमी से कौन सा होता है? वो बांधेपन बोलते हैं ना उसको, वो उसके लिए है। और विटामिन B12
B12 का वो याद रखना, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम इसका याद रखना। और इसे मेगालोब्लास्टिक करके एक रोग होता है, वो होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता देता हूँ ताकि आपको आपका जो जीएस पोर्शन है, वो स्टैटिक पोर्शन है जो वो तैयार होता रहे। नोट कर लिया करिए उन चीज़ों को, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नोट कर लिए उसको। देखिए 31 में देखिए ये दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा, इसका आंसर है 30। मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट, इसको हम अगर आप देखेंगे क्यूब है ये, तो ये क्यूब मतलब अंडर ये कितने का है ये क्यूब, तो ये अगर देखेंगे तो 11 का ये क्यूब है, ठीक है, घन है ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 729 किसका ये है, 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 512 जो है वो किसका क्यूब है, तो घन किसका है, वो 8 का है, ठीक। तो उसको हम क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। ये अगर पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा जो है आपका सॉल्व होता जाएगा। फिर आप इसको 11 + 27 - 8, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने और इतने % अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात एकदम सिंपल सा है। मान लो वो संख्या तीसरी वाली जो संख्या है वो 100 है, अब वो बोल रहा है कि ये इतने % अधिक है, यानी पहली संख्या 117 हो गई अधिक, और ये दूसरी वाली कितनी, 150। तो अब इसका अनुपात निकाल लीजिए आप। इसका अनुपात निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें 117:150, यानी कि इसको करेंगे तो ये 39:50 हो जाएगा, ठीक। चलिए सरल कीजिए, ये सरल देखिए बहुत मतलब बहुत आसान है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो है ये, इसको 32 को कैसे लिख सकते हैं आप, 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इधर माइनस, इसको कितना लिख सकते हैं आप, 3:2 यानी कि 2, यानी 3 3 9 दूनी 18, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको वैसे नीचे कर लेंगे, जब इसको करेंगे तो आएगा आपका 1/7। नीचे वाला भी वैसे ही तोड़ लीजिए जैसे ऊपर मैंने तोड़ा है। तो नीचे वाला जो ये अंडर अंडर ये रूट अंडर रूट 50 है, 5 × 5 × 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 × 5 = 25 दूना 50, ठीक है। और वैसे ही 8 8 को तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8, है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा आपका। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं पूरा पूरा ही बता दूंगा। नहीं, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। 572 रुपये में एक कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ हुआ, ठीक है। तो आपको इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, SP, ठीक है, इंटू SP इंटू जो आपका प्लस 100 प्लस जो आपने लाभ मतलब प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाई 100। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इनमें से कुछ भी दिया रहे एक दो चीज़, तो वो आप उसके स्थान पर रख करके निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 440 रुपये, ठीक है। 35 में देखिए 15 व्यक्तियों की औसत आयु दी गई है, दो व्यक्तियों को और जोड़ा गया, तो 15 का पहले निकाल लीजिए, 32 × 15 करेंगे, 32 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग ये आ जाएगा 480, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दो और जोड़ दिए यानी 17, तो 3 वर्ष बढ़ गई यानी 32 3 35 हो गई, तो 35 × 17 कर दो, 35 × 17 करोगे तो क्या होगा, 595 हो जाएगा, ठीक है, 595 हो जाएगा। अब आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो उन दोनों लोगों की आयु का पता चल जाएगा। ये 595 - 480 करेंगे तो 115 आएगा। अब बोल रहा है कि नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि अगर एक व्यक्ति की आयु 7 है, x मान ली जाए, तो दूसरे की x - 7 है, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, कैसे, x + x - 7 = 115, क्योंकि 115 आया था डिफरेंस, ठीक है। ये 2x = इधर हो जाएगा, इधर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 61 आएगी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये तो x आया है। वो बोल रहा है कि नए व्यक्ति में छोटे व्यक्ति की आयु, यानी कि जो x - 7 है, 61 - 7 करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 54 होगा। उत्तरायण का विलोम क्या है, दक्षिणायन। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, तो वो क्या है, प्रोसित पतिका, ठीक, क्या है वो, प्रोसित पतिका।
ये नवोढ़ा क्या है, जो नई स्त्री का विवाह हुआ हो वो है, नई 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 ब्याही हुई जो स्त्री आती है उसको बोलते हैं नवोढ़ा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, ये जो आगत पथिका है, जो अभी मतलब आया हो, तो वो है आगत पथिका। ठीक। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो हंस सुता भी है, कृष्णा भी है, अर्कचा भी है। ये कुलंकसा नहीं है, ये नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? नदी का। ठीक। बाकी सब है। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। हेतु होता है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, नियोजन नहीं होता। नियोजन अलग चीज़ है। बहिष्कार संधि क्या है? ये बहि धन कार, यानी कि ये विसर्ग संधि है, तो बहिष्कार हो गया। ठीक। ये आप पढ़ लीजिए, इसका पढ़ लीजिए, मैं आंसर फटाफट बता देता हूँ इसको आपको। ठीक। इसका जो आंसर होगा वो बताता हूँ मैं आपको। ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए इसको। ठीक। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। 41 का बी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। पढ़िएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जितना भी आप दिया हुआ है उसमें पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 42 का आपको डी। ठीक है। 42 का डी। 43 का आपका क्या होगा? डी। ठीक है। 44 का आपको एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है कि प्रिय, या मतलब मतलब जान समझ, ये अपना जानने वाला, जैसे एक तरीके से ना, एमिएबल पर्सन यानी प्रिय, सबको प्रिय जैसे बोलते हैं, तो वो फ्रेंडली है ना। एंटोनिम्स देना है एम का, तो सिलेक्शन। ठीक। दिए गए वर्ड में संबंधित शब्द चयन कीजिए, मतलब जो गूगली से क्रिकेट से संबंधित है, तो गैम्बिट किससे है? शतरंज से है। ये देखिए, ये दिया हुआ है पावर कट का, ये इस कूट में लिखा जाता है। तो ये कूट में आप देखेंगे तो पी के बाद टी आ रहा है, यानी कि पी क्यू आर एस, यानी कि 3+3 का चल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे तो ओ के बाद क्या आ रहा है? ओ के बाद पी क्यू आर, यानी +3+2 ऐसे करके चलेगा सीरीज, +2+3 ऐसे करके सीरीज चलेगी। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। 47 का बी आएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसको आ जाएगा वो, जैसे मैंने बताया वो +3 और +2 का चलेगा। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, और यदि टी आर की माँ है तो टी और पी में क्या संबंध है? आप इसको जब बहुत तसल्ली से पढ़िए। ठीक है। इन सब प्रश्नों में क्या है कि आप बहुत आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो इसमें होगा ये पोता इसका जो है। ठीक है। यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था, तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? तो भाई देखिए, यहाँ पे 5 दिन बच रहे हैं, इसमें दिसंबर में 5 दिन ये हो गए, और आपका जनवरी में कितने हो गए? 31 दिन हो गए, और उधर फरवरी में कितने बचते हैं? 28 दिन हो गए। आप इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? ये 8 1 9, 9 5 14, 4, और 1 2 1 3, 3 2 5, 54। एक मिनट, इसमें एक सेकंड है। हाँ ठीक है, इसमें सही चल रहे थे हम। 5 + 31 + 28, तो ये करेंगे तो इसमें आएगा 64। अब ये 64 डेज टोटल हो गए यहाँ तक, 1 मार्च तक। ठीक है। 1 मार्च से पहले, मतलब 1 मार्च का तो पूछ ही रहा है, तो ये 64 डेज हो गए। इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 963 एक, यानी कि 9 सप्ताह तो हो गए, यानी कि सेम डे, यानी 27 से ये जो 1 तक है वो 1 से पहले, यानी 28 फरवरी तक तो बृहस्पतिवार ही होगा। लेकिन एक इसमें रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर रिमाइंडर हो रहा है ना, एक एक शेष बच रहा है, तो वो एक दिन प्लस हो जाएगा, यानी कि आगे चला जाएगा। तो वो क्या होगा? फ्राइडे, यानी कि जो दिन होगा वो होगा फ्राइडे। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह से हैं, समान है, एक असमान है, यानी कि जो शहनाई है, बांसुरी है, सैक्सोफोन है, ये सब बजाए जाते हैं मुंह से। लेकिन जो मैंडलिन है ये तार, इसमें वो होता है, वायर होता है। ठीक है। तार से इसको वो बजाया जाता है हाथ से। जुलाई 2022 में ग्रैंड स्लैम जो है प्रतियोगिता विंबलडन, तो इसमें विंबलडन कौन जीता था? नोवाक जोकोविच। ठीक है। कौन जीता था? नोवाक जोकोविच। इसमें ये चीज़ याद रखना कि इसको मतलब इसने हराया किसको था? निक किर्गियोस को। ये जो है ना, ये निक किर्गियोस। इसमें क्या होता है, आजकल ऐसे प्रश्न पूछता है, इनका इनकी कंट्री पूछ लेगा, तो ये सर्बिया के हैं। इनका इनका भी याद रखना। कंट्री आजकल या तो कंट्री पूछ ले रहा है कि किस कंट्री के हैं नोवाक जोकोविच, या निक किर्गियोस ये पूछ लेता है कि किसको हरा कर वो विजेता बने। तो निक
किर्गियोस। निक किर्गियोस कहाँ के हैं ये इनकी जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये कई तरीके से भी प्रश्न आज मतलब आजकल घुमा घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं, रहेगा वही, लेकिन आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया आपको, वो चीज़ याद रखिएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने के लिए पाइवोट पाइवोट एक मतलब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कैंसर का पता लगाने के लिए, तो कौन है ये? आईआईटी मद्रास द्वारा इसका जो है इसकी खोज मतलब ये बनाया गया है ये। ठीक। जम्मू कश्मीर में रतले रतले जो विद्युत जल परियोजना है वो चिनाब पे बनाई जा रही है। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ में पूर्व मुख्य जो शास्त्रियों की दीवार, यानी एक ये एक तरीके से ऑनर है ये, तो ऑनर इसमें ये दिया गया है ये गीता गोपीनाथ को। ये सेकंड भारतीय हैं और पहली भारतीय महिला हैं और सेकंड भारतीय हैं, यानी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो पहले व्यक्ति कौन है, अगर ये द्वितीय हैं तो पहले कौन थे? तो ये रघुराम राजन पहले हैं। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्ति जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किए गए तो वो रघुराम राजन हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि जुलाई में कौन शामिल हुआ तो वो गीता गोपीनाथ। और पहली महिला करके पूछे तो भी कंफ्यूज मत होइएगा आप कि मतलब उसमें कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? जोरहाट में। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। 27 मई आपको याद है कि 2023 का जो G20 सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, भारत को दी गई मेजबानी। ठीक। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में याद रखना 150वीं रैंक है भारत की। मार्च 2022 में क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। तो कौन सा देश? क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से? यूएसए है, भारत है, जापान है, और कौन सा है? आप बताइए कमेंट करके, चौथा देश कौन सा है? ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा इसमें। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में आसानी आसानी चक्रवात आया था मई में। तो वो किसके, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि आसानी किधर मतलब किस सागर में, महासागर में चक्रवात आया है। जैसे आर ओ 2021 वाला जो हुआ था उसमें पूछा गया था, इस तरीके से निसर्ग का पूछा गया था। तो आप ये भी याद रखना कि आसानी आसानी आया कहाँ था? तो वो आया था आपका बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक। ये नाम किसने दिया था? ये श्रीलंका ने दिया था। मार्च 2022 में ताल जो ज्वालामुखी है वो कहाँ फटा था? तो फिलीपींस में ताल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, भांगड़ा नहीं है। ठीक है, ये लोक नृत्य है पंजाब का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ पे है? ये रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी के उधर पड़ता है, ये वहीं पे है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक, याद रखिएगा इसको। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। सूची को मिलाना है, देखिए इसमें आप मिला लीजिए 65 का। देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक, देखिए अमजद अली खान, अल्लाह रखा, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं पता है तो पहले वो चीज़ मिलाइए जो आपको पता है। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया को बहुत लोगों को मालूम होगा कि भाई ये बांसुरी से संबंधित है, सी का वन हो गया, यानी कि ये आपका सी का वन हो गया। तो ये दो आपके, ये एलिमिनेशन मेथड है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये दो आपके ऑप्शन हट गए, यानी कि आपको ए और डी देखना ही नहीं है, अब देखना है तो बी और सी। आप देखिए अल्लाह रखा, अल्लाह रखा क्या है? ये तबला वादक है। ठीक, तो ये आपके डी में तो खैर तीनों में है। अब आपको देखना है कि अमजद अली खान, अमजद अली खान जो है ये सरोद के हैं, सरोद वादक हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। ठीक है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? तो ये गीतांजलि श्री को मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो एक उपन्यास है ना, रेत समाधि, क्या है? रेत समाधि। ये रेत समाधि है, और ये इसका जो इंग्लिश में इन्होंने इनका वो किया गया अनुवाद, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ
सैंड, ठीक है। ये याद रखना ये, ठीक है। ये अनुवाद किसने किया था? ये डेजी रॉकवेल। किसने किया था ये? डेजी रॉकवेल। ये क्या नाम, इनका भी नाम पूछा जा सकता है, तो ये इनका नाम भी याद रखना आप, डेजी रॉकवेल द्वारा, ठीक। मई 2022 में संपन्न यूएईएफए चैंपियंस लीग, ये 2021-22 का खिताब किसने जीता था? तो ये रियल मैड्रिड ने। जून 2022 में अबू धाबी यूएई में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो आईआईएफए है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो शेरशाह को। प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। अब ये देखिए, अब नीचे पैराग्राफ है, उसको आप पढ़िए, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ फटाफट, ठीक। यहाँ से फिर से पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। 71, ठीक है। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ए, ठीक। पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है एकदम। 72 का बी, ठीक। मशीनों का अधिकारिक प्रयोग। लघु, ये 73 का डी, ठीक है। 73 का क्या होगा? डी। 74 का, 74 में देखेंगे तो ए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, इसलिए जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमईज, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है? प्रश्रय का मतलब होता है संरक्षण देना, ठीक है। ये फिर से आपका पैराग्राफ है, देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए आप, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए कि आंसर आप दीजिए इसमें, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जो गीत है, इसके बारे में क्या सच नहीं है? तो इसमें यह है कि मन्ना डे ने सुर दिया है, ये सच नहीं है, ये लता मंगेशकर जी ने गाया था, ठीक है। जिनको याद होगा आपको, उनकी जो अभी इसी साल 2022 में ही फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि डेट पूछ लिया जाए या मंथ पूछ लिया जाए, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक। तो फरवरी में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। भारत में ये 26 जन, ये 77, ये उसी पे सब बेस्ड है, ये जो पैराग्राफ है उसी पे बेस्ड है, तो ये भी याद रखिएगा आप। मतलब 78, 77 का ए, ठीक है। 77 का डी, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 77 का डी, इसमें बताया था ना ए, हाँ। 78 का पढ़ेंगे आप तो इसमें बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ का मतलब होता है कि विश्वासघात करना, ठीक। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय लिया गया था, क्यों? क्योंकि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, ये भीड़ जुटाने के लिए, सॉरी, ठीक है, 80 में भीड़ जुटाने के लिए। ये अब आप इसमें देखिए, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें आप जब करने जाएंगे ना, जैसा बोलता है वैसे करते जाइए आप, ठीक है। सब आपको मतलब आंसर आता जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा आप, ठीक। तो 81 में ए, ठीक है। 82 का आपका ए, ठीक है। 83 का सी, 83 का क्या होगा? सी, 10। 84 का क्या होगा? आपका बी, ठीक है, 53। 85 का क्या होगा आपका? इसको हल कर लीजिएगा आप, सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि 20 प्रश्न आएंगे इससे, 100% आएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपको ये समझिए कि आप 15 से 18 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, आप मतलब आगे आगे निकल सकते हैं आप और लोगों से, ठीक है, 100%, ठीक है। ये इसमें भी वही है, देखिए पढ़ लीजिए इसको एक बार, पढ़ के देख लीजिए इसको, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, तब आपको सही आंसर आ जाएगा आपका। 10 के अपवर्थ में है ये, ठीक। तो कुछ भी निकालना है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें जो भी। तो 86 और 87 का आंसर जो होगा ये होगा बी, ठीक है, और इसका सी, ठीक। 80 88 का जो आंसर होगा, जो 88 वाला है वो कितना है? बी, ठीक है। 89 का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। 80 90 का डी, ठीक है। 90 का क्या होगा? डी। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है उत्तीर्ण छात्र और उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र, 5 जो है, 4 विद्यालय दिए गए हैं 5 वर्षों में, वो सारा डाटा दिया हुआ है, उससे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक है। 91 में देखिए सी हो जाएगा, 92 में आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 93 में आपका बी हो जाएगा, बी, ठीक। 93 में बी हो जाएगा। 94 में आपका, 94 में बी हो जाएगा, ठीक है। 95 में ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी वही दिया हुआ है,
व्यय दिया हुआ है, वो 4-5 सालों का व्यय अलग अलग क्षेत्रों में दिया हुआ है, उसी हिसाब से निकालना है इसमें। जैसा बोला है वैसे करते जाएंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 96 में बी, 97 में आपका बी, 98 में आपका बी, ठीक, बी, 99 में आपका, 99 में ए, और 100 में सी। ठीक है, तो ये आपके 100 प्रश्न मैंने इसमें भी करवा दिए। ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट करके है, उसको आप देख लीजिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, देखिए आपको 35-40 मिनट है, आप इसको 1.25 करके देखेंगे तो आपका ये करीब 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी जानकारी आपको मैंने इसमें दी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।